नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आज के इस पौध प्रबंधन सुरक्षा पर विशेष जेपी सिंह के साथ कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर और फॉर्मर रिसर्च डायरेक्टर एस.एन. तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका किसान ऑफ इंडिया में। और हमारे साथ ही मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह जी। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल पर लगने वाले रोग और कीटों के बारे में। तो जेपी सिंह जी, ओवर टू यू। ओके सर, हमारे देश में इस समय जो मेन कमर्शियल क्रॉप है गन्ना, जो इस समय जो शरदकालीन जो किसानों ने बोई है वो इस समय खड़ी है, और जो बसंतकालीन गन्ने की बुआई करेंगे उन किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो शुरुआती अवस्था से उसमें कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं और वो उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं और उनको फसल का बहुत नुकसान होता है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गन्ने की शुरुआती अवस्था में कौन कौन जो मेजर कीट हैं उनका एक तो किसान कैसे पहचान करे या फिर उसका नियंत्रण के लिए क्या उपाय अपनाएं? देखिए, गन्ना आप कभी भी बोइए, या तो ऑटम में यानी सितंबर अक्टूबर में बोइए, या अभी आप फरवरी मार्च के महीने में बोइए। इसमें लगने वाले कीड़े लगभग वही एक ही होते हैं। ये बात जरूर है कि जब आप शुरू में ऑटम वाले सीजन में सितंबर अक्टूबर में गन्ना बोते हैं और जब आपकी फसल जाड़े में आती है, तो जाड़े के वजह से तापक्रम कम होने से उसमें कुछ कीट पतंगों का प्रकोप कम हो जाता है, लेकिन वो कीट मरते नहीं हैं, सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए जब कभी भी तापक्रम अधिक होगा, जैसे फरवरी मार्च महीने से जब तापक्रम अधिक होने लगता है, या जब हम नए गन्ने की बुआई करते हैं स्प्रिंग सीजन में, कहीं पर फरवरी में हो जाता है, कहीं पर उसके बाद अगले मार्च महीने में होता है, अप्रैल मई जून तक चलता रहता है। कई कई हिस्सों में ये फरवरी से लेकर के जून तक ये चलता रहता है। तो इस समय जो गन्ना बोया जाता है उस पर भी लगभग वही कीड़े मकोड़े लगते हैं, लेकिन उनके अधिक लगने का समय जब तापक्रम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जैसे मार्च के महीने से तापक्रम बढ़ना शुरू हो जाएगा। मार्च, अप्रैल और मई के महीने में जून तक आप ले लीजिए, जब तापक्रम ज्यादा हो जाएगा तब उनके प्रकोप की सीवियरिटी यानी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है और उसी समय गन्ने को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वैसे आप देखेंगे तो गन्ने के हर एक भाग पर कीड़े लगते हैं। गन्ने की जड़ को नुकसान पहुंचा सकता है दीमक, या जो जमीन में होता है कुरमुला कीट, जिसको आप सफेद गिडार कहते हैं। उसके बाद गन्ने के तने को, गन्ने में 3 प्रकार के या 4 प्रकार के तना वेधक लगते हैं, जैसे एक अगोला वेधक कहते हैं, उसके बाद टॉप बोरर वेधक कहते हैं, या वृंत वेधक स्टाक बोरर कहते हैं, और एक रूट और सूट दोनों को जो प्रभावित करता है उसको हम रूट बोरर कहते हैं। तो ये कीट भी लगभग हर एक दोनों प्रकार की फसलों में पाए जाते हैं, लेकिन एक बात थोड़ा अंतर इसमें ये होता है कि जब इनके लिए तापक्रम उचित होता है, माने जाड़े को छोड़ करके बाकी जो महीने होते हैं उसमें इनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद जो गन्ने की पत्तियां होती हैं, स्पिंडल्स होते हैं, उस पर कुछ चूसने वाले भी कीट लगते हैं, जैसे आपने पायरीला का नाम सुना होगा, या जैसे आपने ब्लैक बग का नाम सुना होगा, या स्केल इंसेक्ट का नाम सुना होगा। तो एक तरह से आप देख लीजिए, गन्ने के हर एक भाग पर बहुत सारे कीट लगते हैं और इन सभी कीटों से हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब चूंकि किसान भाइयों को इन सभी कीटों की पहचान नहीं होती है, तो इसके प्रबंधन पर वो तब तक ध्यान नहीं दे पाएंगे जब तक उनकी कुछ न कुछ पहचान हो। देखिए, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसान वैज्ञानिक बिल्कुल सही सटीक पहचान करने के बाद ही अपना उनके प्रबंधन की कार्य प्रणाली शुरू करे, लेकिन कुछ उनके सिम्टम्स ऐसे हैं जिनके आधार पर किसान भाई उस समस्या को पहचान सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। एक तो सर जो बसंत काल में जब गन्ना बोएंगे किसान, एक तो बसंत काल में गन्ना बोएंगे तो बुआई के समय तो कीट लगे नहीं रहेंगे, तो परंतु उस बुआई के समय ही क्या किन बातों पर ध्यान दें, और इसके बाद आप जो कीटों की पहचान और लक्षण के बारे में बताएंगे, परंतु जब बुआई करेंगे तो उस समय कीटों से
बचाव के लिए क्या प्रबंधन करें, इस पे हमें यहाँ ठीक है। अभी ठीक है, मैं समझा। पहले बसंत काल वाला कर देते हैं, ठीक है। ठीक सर। देखिए, बसंत काल, जो बसंत काल का गन्ना है, वो उसकी बुआई लगभग किसान हो सकता है शुरू कर रहे हो या शुरू कर दिए हो या अगले महीने में शुरू करेंगे, या जैसा कि मैंने बताया था पहले, ये फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल मई तक चलता रहता है। तो इसमें किसानों को कीट के प्रबंधन के लिए शुरू से ही इसमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए किसान को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके क्षेत्र में कौन कौन से कीट का प्रकोप होता है, क्योंकि अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि आपके क्षेत्र में किस किस कीट का प्रकोप होता है, तब तक आप प्रबंधन के उपाय आप शुरू नहीं कर पाएंगे। ये देखा गया है कि हमारे उत्तरी भारत के अनेक हिस्सों में जो 3 या 4 प्रकार के कीट हैं, उनका प्रकोप लगभग हर जगह होता ही है। जैसे अगोला वेधक, जिसको हम कहते हैं अर्ली सूट बोरर, इसका प्रकोप लगभग हर जगह होता है। ऐसे ही टाप बोरर, जिसको हम चोटी वेधक कहते हैं, इसका भी प्रकोप लगभग हर जगह होता है। इसके बाद आपने देखा होगा दीमक, इसका भी प्रकोप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बलुई जमीन वाले हिस्से हैं उसमें होता है। उसके बाद व्हाइट ग्रब का भी प्रकोप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में होता है, प्लस उत्तराखंड के हरिद्वार वाले इलाके में बहुत सारा होता है। तो ये 4 प्रकार के कीट ऐसे हैं जो लगभग हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इनके प्रबंधन के लिए आपको फसल की बुआई के समय से ही दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका अनुभव ये कहता है कि आपके खेत में प्रत्येक वर्ष इन कीटों का प्रकोप होता है, तभी आप बुआई के समय दवाओं का प्रयोग करें। जिन क्षेत्रों में किसानों का अनुभव ये कहता है कि ये कीट उनके क्षेत्र में नहीं आते हैं, या कोई कीट विशेष ही आते हैं, जैसे दीमक आता है या कुरमुला कीट आता है, लेकिन अर्ली सूट बोरर, टाप बोरर नहीं आता है, तो केवल दीमक और कुरमुला कीट के नियंत्रण के लिए ही उपाय करें। तो इसमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसका मैं विस्तृत विवरण मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप ले लीजिए, सबसे पहले जो सबसे जिसका ज्यादा नुकसान होता है, उसमें हम कहते हैं अर्ली सूट बोरर, अगेती प्रोरोह वेधक और चोटी वेधक, टाप बोरर। इन दोनों कीटों का प्रकोप जब होता है तो आपको पता ही है, जो पौधे की गोब होती है वो सूख जाती है, उसको हम कहते हैं मृत गोब, और ये इतना अच्छा सिम्टम है जिसके कारण सभी किसान इन दोनों कीटों के प्रकोप को पहचान सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है, दोनों कीटों के प्रकोप से जो मृत गोब होता है उसको किसान अलग अलग नहीं कर पाएंगे कि ये चोटी वेधक की वजह से है और या गेटी प्रोरो वेधक की वजह से है। लेकिन क्योंकि दोनों की दवाएं लगभग एक ही हैं, इसलिए किसानों को ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो अगर आपके क्षेत्र में इन दोनों में से कोई एक या दोनों कीट आता है, तो आपको गन्ने के बुआई के समय ही दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि देखा गया है कि अगर बाद में दवाओं का प्रयोग करते हैं तो इनका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी दवा आजकल बाजार में जो उपलब्ध है, उसमें है क्लोरांट्रा नीलीप्रोले, चोटी वेधक के लिए या अगेती प्रोरोह वेधक, दोनों के लिए जो सबसे अच्छी दवा है, जिसका प्रयोग किसान कर रहे हैं, उसमें उसका नाम है क्लोरांट्रा नीलीप्रोले। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ जगहों के किसान इस दवाओं का गलत प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक पैसे का भी नुकसान नहीं होता है। ये दवाएं सिस्टेमिक होती हैं और इनको जमीन में डालने की संस्तुति है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है इन दवाओं को किसान फसल के ऊपर छिड़काव करते रहते हैं ताकि पत्तियों पर जो कीट है उससे मर जाए और तब इसका नियंत्रण हो पाए। उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए चोटी वेधक और अगेती प्रोरोह वेधक के नियंत्रण के लिए जब आप दवा का प्रयोग करना चाहेंगे तो इसका प्रयोग आपको बुआई के समय ही कर देना चाहिए। तो बुआई के लिए इसकी दवा 2 प्रकार से आपको बाजार में मिलती है। एक तो क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5%, और एक इसका ग्रेन्यूल मिलता है क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 0.4 GR। ये दानेदार चूर्ण होता है, 0.4 GR दानेदार चूर्ण होता है, और 18.5 SC ये लिक्विड होता है। इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए। अब इसके प्रयोग की विधि मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने गन्ने की बुआई के लिए अपने खेत को तैयार कर लिया,
उसके बाद गन्ने में आपने नालियां बना ली, नालियों के अंदर आपने खाद का प्रयोग कर लिया, फिर उस नालियों के अंदर गन्ने को टुकड़े आपने रख लिए, गन्ने के टुकड़े जो बीज होते हैं उसको आपने रख लिए। अब उन गन्ने के टुकड़ों के ऊपर या नालियों में दवा का प्रयोग करना है। तो अगर आप दानेदार चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जैसे क्लोरांटा नीलीप्रोले 0.4 GR का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, तो लगभग 19 किलोग्राम दवा दानेदार चूर्ण, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बालू में मिला करके उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं ताकि आपको उसको फैलाने में आसानी पड़े। ये उन नालियों में ही गन्ने के टुकड़ों के ऊपर इस दानेदार चूर्ण को गिराना है। और अगर क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC का तरल पदार्थ का प्रयोग करना चाहते हैं, ये मैंने आपको जो 19 किलो बताया था, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, 2.5 एकड़ के लिए आप जी और जी अगर क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC का प्रयोग करना चाहते हैं तो 375 मिलीलीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके और स्प्रेयर की नाजिल को थोड़ा सा ढीला करके आप गन्ने के टुकड़ों के ऊपर इसका छिड़काव कीजिए, मोटा छिड़काव कीजिए। या अगर आप चाहते हैं तो जो फूलों में पानी देने वाला हजारा होता है उसके अंदर भी भर करके गन्ने के टुकड़ों के ऊपर इसका मोटा छिड़काव कर देना है। फिर इन दोनों में से किसी एक दवा का प्रयोग करके फिर आप अपनी नाली को बंद कर दीजिए। तो ये दवा पौधे के साथ ही रहेगी और जब आप नाली बंद कर देंगे तो दवा अंदर पड़ी रहेगी और इसमें ज्यादा विघटन नहीं होगा और ये दवा काफी दिनों तक काम करती है। फिर बाद जब उसमें खेत में आपके पानी देंगे या हो सकता है आप 30 या 35 दिन के बाद जब कभी पानी देते होंगे, पानी देने के बाद जब फसल का जमाव जब शुरू हो जाता है तब दवा पानी में घुल करके, देखिए दवा तभी काम करेगी जब पानी में घुलेगी। तो या तो आप सिंचाई देते हैं या बरसात होती है, उसके बाद ये दवा पानी में घुल करके पौधे के अंग अंग में चली जाती है और उसके ऊपर कीड़े नहीं लगते हैं। कीड़े जब उसके ऊपर लगते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर पहले से ही दवा रहती है, तो वो कीड़े मर जाते हैं, जिंदा नहीं रह पाते। तो पहली तो बात मैंने ये बताया कि अगर आपके सूखी वेधक या आगेती प्ररोह वेधक का प्रकोप होता है तब क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 0.4 GR का ग्रेड या क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC का तरल पदार्थ का स्प्रे कीजिए। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में कुरमुला कीट ही बहुत भयंकर कीट होता है, आप जानते ही हैं। ये पौधे की जड़ों को खा करके और पूरे पौधे को पूरा सुखा देता है। ये देखा गया है कि पूरी की पूरी फसल, खड़ी फसल भी सूख जाती है। तो अगर आपके क्षेत्र में कुरमुला कीट का प्रकोप होता है विशेषकर, तो वहां पर एक आपको और दूसरी दवा डालनी पड़ेगी। जैसे पश्चिम, जैसा मैंने बताया, जहां पर थोड़ी बलुई जमीन होती है, जहां पर मिट्टी में बालू का अंश ज्यादा होता है, वहां पर इन कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके ले लीजिए या उत्तराखंड के हरिद्वार उसके आसपास के इलाके ले लीजिए, यहाँ पर कुरमुला यानी व्हाइट ग्रब का प्रकोप गन्ने में भी बहुत होता है और इसकी वजह से पूरी की पूरी फसल सूख जाती है। लेकिन इसका प्रकोप देखा गया हर जगह नहीं होता है, किसी खास बेल्ट में होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। तो जहाँ कहीं प्रकोप इसका होता है वहाँ के किसानों को भी बुआई के समय एक दवा का प्रयोग करना चाहिए और उस दवा में 2 दवाएं मिली होती है। एक तो इमिडाक्लोप्रिड 40% इमिडाक्लोप्रिड और 40% फिप्रोनिल, इन दोनों को मिला करके 80 WDG नाम का छोटा छोटा ग्रेन्यूल बना करके कंपनियां इसको विभिन्न नामों से बेचती हैं और ये लगता है 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम। तो इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% का ग्रेन्यूल जो 80 WDG के रूप में आता है, 500 ग्राम ग्रेन्यूल को 1000 लीटर पानी में घोलकर और उन गन्ने के टुकड़ों के ऊपर छिड़काव करना है। मिट्टी चढ़ाने के पहले, मैंने मिट्टी से बंद करने के पहले गन्ने के टुकड़ों के ऊपर मोटा छिड़काव करके फिर उससे मिट्टी से बंद कर देना है। जब इस दवा का आप प्रयोग कर लेंगे तो उसमें आपका दीमक भी नहीं लगेगा और आपका कुरमुला कीट भी नहीं लगेगा। तो ये 2 प्रकार की दवाएं हो गई जिनका प्रयोग तो आपको बुआई के समय ही करना है। बाद में इसका प्रयोग करने पर देखा जाता है कि ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा सर, एक चीज और हमें जानकारी दे दीजिए।
बहुत से किसानों की जो समस्या है, तो गन्ने में एक मीलीबग कीट की समस्या से बहुत किसान परेशान रहते हैं। वो बताते हैं कि ये दहिया टाइप का कीट होता है और गन्ने को चूस के लेता है और सुखा देता है। तो ये दहिया कीट का प्रकोप सर, ये जो मीलीबग का कीट का प्रकोप, ये कब होता है? देखिए, मीलीबग का प्रकोप कभी भी हो सकता है, लेकिन ये देखा गया इसका प्रकोप हर जगह नहीं होता है। अच्छा अब इसमें 3 प्रकार के चूसने वाले कीट होते हैं। एक तो यह आपने मिलीबग जो दिखा रहे हैं, ये मिलीबग ही होता है। एक ब्लैक बग होता है, जो काले काले रंग का बग होता है, जो पौधे की गोब में छुपा रहता है, और जी जो पौधे की गोब सबसे मुलायम और कोमल पत्ती वाला होता है, उससे रस चूस करके उसको सुखा देता है। और तीसरा होता है पैरीला। ये तीनों प्रकार के कीट पौधे से रस चूसते हैं, और ये तीनों प्रकार के कीट बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं। आपने देखा होगा पैरीला अलग तरह से होता है, इसमें आगे सूंड निकली रहती है, काफी बड़ा होता है। आपने मिलीबग दिखाया ही, ये भी काफी बड़ा होता है। लेकिन ये हमेशा बड़ा नहीं होता है। जब प्रारंभिक अवस्था में होगा, ये बहुत छोटा छोटा सरसों के दाने के बराबर होगा, गुलाबी रंग का। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो ये इसका आकार बढ़ने के कारण इसका शरीर बड़ा होता जाता है, और बाद में इसके शरीर के ऊपर सफेद रंग का काटन जैसा, रुई जैसा चिपचिपा वैक्स एक कोट हो जाता है। तो देखा गया है कि जब वैक्स कोटिंग जल्दी हो जाती है, तो उस पर किसी दवा का प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा कीट जैसे मैंने बताया ब्लैक बग, जो कि जी काले रंग का होता है। उसका पंख जो कोलियोप्टरा होता है, उसको काले रंग का होता है। कोलियोप्टरा नहीं होता है, जो बक्स होता है, उसकी जो फोर विंग कहते हैं, उसमें नीले रंग के दिखाई देंगे या काले रंग के दिखाई देंगे सरफेस, जिस पर पीले रंग के लगभग छोटे छोटे धब्बे होते हैं। और ये अक्सर जो पौधे की गोब होती है, उसी के अंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं, वहीं से रस चूसते हैं। लेकिन जब छाया हो जाती है, तो बाहर निकल करके भी पौधे का रस चूसते रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के कीट पौधे से रस चूसते हैं, पत्तियों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। तो इनके लिए जो सबसे अच्छी दवा अभी तक रिकमेंडेड है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से, वह है मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास 36 SL नाम की दवा। ये लगभग 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल कर, अगर पौधे बड़े हो गए हैं तब तो 1000 लीटर पानी में घोल करके, पौधे छोटे हैं तो 500 लीटर पानी में घोल करके, या अगर मान लो मीडियम साइज के हैं तो 600 या 700 लीटर पानी में घोल करके। लेकिन दवा की मात्रा आप 1.5 लीटर ही रखें। उसको घोल करके एक बार अच्छी प्रकार से छिड़काव कर देंगे, तो ये सब कीट मर जाते हैं। लेकिन जब आप ब्लैक बग के लिए, काले बग के लिए जब इसका छिड़काव करेंगे, तो ये आप ध्यान रखें कि पौधे की गोब में भी कुछ जाना चाहिए दवाई। तो थोड़ा जी वॉल्यूम प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, माने 1000 लीटर से पानी कम मत कीजिए, और थोड़ा फुहार को मोटा बना लीजिए, नाजिल को ढीला करके, और ऐसा छिड़किए कि पत्तियों पर भी जाए और गोब में भी चला जाए। तो मोनोक्रोटोफास के स्प्रे करने से ये तीनों प्रकार के कीट मर जाते हैं। ये भी देखा गया है कि क्लोरोपाइरिफास 20 EC के प्रयोग से भी ये कीट मर जाते हैं। ये दवा भी अभी रिकमेंडेशन में है, अभी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। तो क्लोरोपाइरिफास 20 EC का भी प्रयोग कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन मोनोक्रोटोफास नाम की दवा ज्यादा अच्छी रहेगी। सर, एक से और हमें जानकारी दे दीजिए। जो किसानों की जो ऊंची जमीनें रहती हैं, जिस एरिया में ऊंची जमीन रहती है, तो उन किसानों की समस्या रहती है कि हमारे गन्ना के खेत में दीमक का प्रकोप होता है, और दूसरी रोग में गन्ने का लाल सड़न रोग का भी प्रकोप बताते हैं कि गन्ने का लाल सड़न रोग से अधिकतर किसानों का समस्या रहती है कि गन्ने का लाल सड़न रोग का भी प्रकोप से वो उनकी गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो दो चीजें किसानों की तरफ से आई हैं, तो इस पे सर हमें बताएं कि किसानों को इसके ये लिए आपने क्या सही उपाय? कहा। दीमक कहीं कहीं पर दीमक भी बहुत बड़ी समस्या है गन्ने में, और जी दीमक के लिए कई प्रकार की दवाओं का प्रयोग करते हैं। जिससे पहले हम क्लोरोपाइरिफास लीटर की संस्तुति करते थे, लेकिन अब ये देखा गया है कि क्लोरोपाइरिफास 20 इसी का प्रयोग करने से दीमक का बहुत सफल नियंत्रण नहीं हो पाता है। इसलिए अब हम दूसरी दवाओं का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये जो दवा हमने आपको व्हाइट ग्रब के लिए, सफेद गिडार के लिए बताई थी, जिसमें 40% वो होता है, 40% इमिडाक्लोपिड और 40% फिप्रोनिल, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो उन क्षेत्रों में जहां पर दीमक और सफेद गिडार दोनों हो। जहां पर केवल दीमक का प्रकोप होता है, वहां पर इमिडाक्लोपिड 17.8 SL, इमिडाक्लोपिड 17.8% SL नाम की दवा है,
उसको 350 मिलीलीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके जमीन में डालना है। मोटा स्प्रे आपको जमीन के सतह पर करना है और फिर सिंचाई कर देना है, ताकि जब आप जमीन में डालेंगे, उसके बाद जब आप सिंचाई कर देंगे तो उसके बाद वो जो दवा नीचे चली जाएगी, और दीमक नीचे रहते हैं जमीन के अंदर, फिर वो दीमक मर जाएंगे। और जहां कहीं भी एक बार इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का आप छिड़काव कर लेंगे तो दोबारा दीमक ये देखा गया है कि वहां पर नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ दवाएं वैसे बाजार में हैं, लेकिन वो दवाएं महंगी हैं। ये सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा है। तो इमिडाक्लोपिड 17.8 SL नाम की जो दवा है, 350 मिलीलीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके जमीन पर छिड़किए, जमीन पर, पौधे पर नहीं, जमीन पर छिड़किए और फिर पानी दे दीजिए, ताकि पानी में दवा घुल करके अंदर चली जाए और फिर उसके बाद वो दीमक वहां पर मर जाएगा। एक बार दवा का छिड़काव कर दिया जाएगा तो फिर दोबारा नहीं कीट आएगा। ये भी देखिए, एक चीज मैं बताना आपको और भी चाहूंगा यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया था कि जब गन्ने में चोटी वेधक और तना वेधक, अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर के प्रकोप की जहाँ संभावना होती है, वहां पर बुआई के समय ही दवा का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि किसान ने बुआई के समय दवा का प्रयोग नहीं किया। जैसे आटम वाले में मान लीजिए कि किसान ने दवा का प्रयोग बुआई के समय नहीं किया, लेकिन बाद में जब फसल आपकी बड़ी हो गई, उसमें चोटी वेधक और अगेटिव प्रोरोह वेधक माने अर्ली शूट बोरर का प्रकोप हो गया, फिर आप क्या करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया कि अधिकतर किसान भाई दवा को पानी में घोल करके पत्तियों पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता। हमने बहुत सारे किसानों से इंटरेक्ट करते समय पाया है कि उन्होंने दवा का गलत प्रयोग किया। एक तो दवा महंगी है और उसके बाद उसका गलत प्रयोग किया, जिसकी वजह से उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो इसलिए अगर आपकी फसल बड़ी हो गई है, लगभग कमर तक या आपके हाइट तक आ गई हुई है, और उसके बाद उसमें टाप बोरर किसी महीने में, अप्रैल मई जून या जुलाई के किसी महीने में टाप बोरर का प्रकोप होता है या अगेटिव बेधर का प्रकोप होता है, तो 375 मिलीलीटर क्लोरांट्रा नीली प्रोले 18.5 SC दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेयर की मोटी धार से पौधे के जड़ के पास, तने जहां से पौधा जमीन से बाहर निकला हुआ है, वहां मिट्टी में डालिए। पौधे के पत्तियों पर छिड़काव नहीं करना है। तने जहां से तना शुरू हो रहा है, तो तने के बेस में छिड़काव करना है आपको। 375 मिलीलीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेयर के नजर ढीली करके, आप लाइन में गन्ना बोते ही हैं तो लाइन में जहां से पौधा निकला हुआ है वहां पर जमीन में छिड़काव करते जाइए, और फिर 24 घंटे के बाद उस खेत की सिंचाई कर दीजिए। तो जो दवा आपने वहां पर डाली है वो पानी में घुल करके जमीन के अंदर चली जाएगी और फिर वो पौधे के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाएगी, क्योंकि सिस्टेमिक दवा है, अंतर प्रवाही दवा है, तो पौधे के अंदर में चली जाएगी। अच्छा सर, सर ये सर गन्ने का लाल सड़न रोग पे हमें बता दीजिए। गन्ने का लाल सड़न रोग जी देखिए, गन्ने में लाल सड़न रोग भी बहुत प्रमुख रोग है और ये बहुत सारे इलाकों में होता है, लेकिन ये रोग किसान की थोड़ी सी गलती की वजह से हो जाता है। किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि इस रोग के सफल नियंत्रण के लिए कोई भी दवा नहीं है। किसान भाई ध्यान से सुन लें कि इस रोग के नियंत्रण के लिए कोई भी दवा नहीं है। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए या गन्ने में लगने वाले जितने भी रोग हैं, कंड हो या लाल सड़न रंग हो या पक्का बोइंग हो, कोई भी जितने भी रोग लगते हैं उसके लिए भारत सरकार ने किसी दवा की संस्तुति नहीं की है, क्योंकि ये दवाएं ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। लेकिन गन्ने में लगने वाले रोगों को आप बहुत आराम से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस खेत में लाल सड़न रोग लगा हो, जहां पहले लगा हो, वहां पर कम से कम एक बार तो आप दूसरी कोई फसल बो लीजिए। उसके बाद जब आप बीज का चुनाव करते हैं तो बीज आपका बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ होना चाहिए, और किसी भी अवस्था में उस बीज के अंदर, गन्ने के टुकड़े के अंदर लाल सड़न रोग नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है किसान भाई इस पर ध्यान नहीं देते हैं
और ऐसे गन्ने के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं जिसमें पहले से ही लाल सड़न रोग लगा हुआ है। तो ऐसे टुकड़े को अगर बोएंगे तो आपकी फसल में निश्चित रूप से लाल सड़न रोग आएगा ही। आप ऐसे जगह से, जैसे ये किसान भाई गन्ने का टुकड़ा काट रहे हैं, इसको फाड़ करके भी देख लें, फाड़ करके देख लें कुछ टुकड़ों को कि इसके अंदर गन्ने का लाल सड़न रोग तो नहीं लगा है। और जिस खेत में लाल सड़न रोग लगा हो उस खेत के गन्ने के टुकड़ों को बीज के लिए तो प्रयोग में लाना ही नहीं चाहिए। अगर उस खेत के बीज को आप गन्ने के बुआई के लिए प्रयोग में लाते हैं तो आपके खेत में निश्चित रूप से लाल सड़न रोग आएगा और उससे बहुत बर्बादी होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसको नियंत्रित करने के लिए कोई दवा नहीं है, कोई भी दवा कारगर नहीं है। यह वीडियो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप अच्छे बीज का चुनाव कीजिए, ऐसे खेत से चुनाव कीजिए जिसमें लाल सड़न रोग न लगा हो। पेड़ी भी, अगर आप पेड़ी से तो जल्दी आप बीज लीजिए ही नहीं, आप मेन क्रॉप से ही बीज लीजिए। और अगर पेड़ी से अगर आपकी कोई मजबूरी है तो उसमें अगर जो बिल्कुल स्वस्थ पेड़ी हो जिसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगा है वहीं से आप मजबूरी में ले सकते हैं, नहीं तो मेन क्रॉप से ही आपको बीज लेना चाहिए। फिर आपको फसल में को बिल्कुल सफाई पूर्वक रखना चाहिए, कोई ज्यादा खरपतवार वगैरह उसमें ना जमा हो, बिल्कुल साफ सुथरा खेत होना चाहिए। और जहां कहीं भी आपको एक दो पौधों में किसी प्रकार का रोग दिखाई दे, लाल सड़न या कोई अन्य रोग दिखाई दे, तो उसको तुरंत वहां से खोद करके और बाहर रख करके खेत के जला दीजिए। यही नियंत्रण के उपाय आपको काम करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष प्रकार के कीटनाशी रसायन या फफूंदीनाशी रसायन आपको बाजार में नहीं मिलेंगे जिसका प्रयोग करके और आप इसका नियंत्रण कर सके। तो इसमें सावधानी ही सुरक्षा है, बचाव है। सावधानी जितना आप सावधानी लेंगे उतना बचाव होगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने किसान ऑफ इंडिया में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे गन्ना किसानों के लिए दी, जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है गन्ना किसानों की, गन्ने का रोग और गन्ने के कीट के कारण को लगभग फसल का बहुत भाग नुकसान हो जाता है। और ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान ऑफ इंडिया के जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है, जिससे वह आपकी दी गई दवाओं का छिड़काव करके कीट और रोगों का नियंत्रण कर सकेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपको भी किसानों के साथ लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एस.एन. तिवारी जी और जेपी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जो किसान भाई हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कुछ सवाल है जो आप एस.एन. तिवारी सर से पूछना चाहते हैं वो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमें, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो अपने जो कमेंट है वो हम तक पहुंचाइए, आपकी जो सवाल है वो हम तक पहुंचाइए। हम आपको आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।